ये 10th क्लास का ज्योमेट्री है, ट्रायंगल चल रहा है तुम लोगों को पार्ट 17। तो इसमें तीसरा थ्योरम है और थोड़ा ढंग से समझो, चूँकि ज्योमेट्री से पूरा इंडिया का 90% विद्यार्थी मैथ से डरता है। वो 90% में 95% ज्योमेट्री से भय खाता है। लेकिन इस ढंग से हम समझा देंगे जो तुम लोगों को ज्योमेट्री अभी तक हल्का लगता आया है और हल्का लगेगा। तो थ्योरम है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। पंक्ति का अर्थ ठीक से समझो। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, तो मान लो दो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज ले लिए ABC, दूसरा त्रिभुज लेंगे, नाम कुछ भी रख सकते हो, PQR DEF, जो इच्छा हो नाम रख सकते हो। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यानी दिया हुआ है दो त्रिभुज है जिसके संगत कोण बराबर हैं, तो पहला त्रिभुज का कोण A अगर अल्फा है तो संगत कोण मान लेते हैं D है, ये भी अल्फा है। दूसरा कोण B बीटा है तो इसका कोण E बीटा है। तीसरा कोण ये डेल्टा है तो इसका तीसरा ये कोण डेल्टा है। अब देखो थ्योरम के अनुसार यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, माना कि ABC एवं DEF दो त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D बराबर अल्फा, दोनों ये कोण दोनों में बराबर हो गया। कोण B बराबर कोण E बराबर बीटा एवं कोण C बराबर कोण F बराबर डेल्टा, तो संगत कोण समान हुआ, ये दिया हुआ है। तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो साबित क्या करना है, जो इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी, अंतिम पंक्ति को फिलहाल भूल जाओ, इस पंक्ति को, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप होना तय है, इसलिए कहता है इसलिए, चूँकि दोनों त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो साबित करना है दोनों मतलब दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, ये साबित करना है। जब समान होगा तो इसलिए ये दोनों समरूप होगा। थ्योरम को समझा? तो दिया हुआ है दो त्रिभुज है जिसके संगत कोण बराबर हैं और साबित करना है इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यानी हम लोग को साबित करना है DE बटा AB, डेल्टा के सामने संगत भुजा, ये सब के बारे में तो बतलाना नहीं होगा। समान कोण के सामने की भुजा को संगत भुजा कहते हैं। तो साबित करना है AB, डेल्टा के सामने लिए तो डेल्टा के सामने DE लेंगे, AB बटा DE लिखो या DE बटा AB लिखो, बात है बराबरे। यानी साबित करना है टू प्रूव DE बटा AB, DE बटा AB बराबर, इसमें पहले लिए इस त्रिभुज का भुजा तो दूसरी बार भी इसी का लेंगे, तो DF बटा AC
DF बटा AC बराबर EF कहो या FE, तो EF बटा BC, EF बटा BC। ये हम लोगों को साबित करना है संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। कब? जब दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होंगे तब साबित करना है। साबित कीजिए कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी, अर्थात उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में रहेगा। तो ये साबित करना है। अब हम लोग इसमें बनावट यानी अपने मन से जो देंगे, चित्र में बनाएंगे तो उसको कहेंगे बनावट, अर्थात कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में देंगे AB के बराबर DE में से काटना है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इसमें 4 सेंटीमीटर काटना है, 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर काटना है। तो बनावट में लिखेंगे त्रिभुज DEF में AB के बराबर DE भुजा का AB के बराबर कोई बिंदु ले लो, AB की लंबाई के बराबर काटना है। तो मान लो इतना है तो इसमें इतना काटेंगे तो यहाँ पर आएगा। अगर ये x मीटर है तो ये भी x मीटर होगा। बिंदु का नाम चलो हम दे देते हैं P। तो AB के बराबर DE में से DP काटा तो AB है x सेंटीमीटर, तो DP भी x सेंटीमीटर होगा। तो ये हो गया x, तथा AC के बराबर DF में से काटना है। तो इस लंबाई के बराबर काटेंगे तो मान लो इतना हुआ, यानी यहाँ पर आएगा बिंदु Q मान लेते हैं। तो ये AC अगर y मीटर है तो DQ भी y मीटर होगा। तो AC को y माने हैं तो DQ को y मानेंगे। ये बनावट में देंगे। अब पुनः P एवं Q को मिलाएंगे तो बनावट में डॉट डॉट के रूप में लिखा जाता है, ये भी याद रखना। अब सिर्फ दो त्रिभुज को देखो, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DPQ। इसको उठा करके रख दोगे तो उस पर इसको ढक लेगा। छोटी सी बात को समझ लो, ज्योमेट्री का जो 9th में सर्वांग समता वाला तुम लोग को नहीं स्टार्ट किए हैं, तो दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होगा? तो सर्वांगसम का अर्थ क्या होता है? देखो, सर्वांगसम, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये होगा सर्व जोड़ अंग जोड़ सम, तीनों को मिला करके सर्वांगसम। समझ गया? सर्व मतलब सभी, अंग मतलब अंग, सम मतलब समान। जब दो त्रिभुज में सभी अंग समान होगा तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। इसका अर्थ हुआ, मान लो कोई दो त्रिभुज है, ये त्रिभुज PQR, मान लो दूसरा एक त्रिभुज है MNP। अगर P त्रिभुज के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण। तो सभी अंग, अगर दो त्रिभुज में सभी अंग समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। इसका अर्थ है इसकी तीनों भुजा के बराबर होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ, इस त्रिभुज PQR की पहली भुजा अगर इसको मानते हैं, ये है तुमको 4 सेंटीमीटर मान लो, MN भी है 4 सेंटीमीटर, QR है मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर,
इसमें NP है 6 सेंटीमीटर, और ये PR है तुमको 7 सेंटीमीटर, इसमें MP है 7 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो तो त्रिभुज PQR की पहली भुजा 4 सेंटीमीटर, तो MNP में पहली भुजा इसको मानो ये 4 सेंटीमीटर, इसकी दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर, तो इसकी दूसरी भुजा भी 6 सेंटीमीटर, इसकी तीसरी भुजा 7 सेंटीमीटर, इसकी तीसरी भुजा 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब कल्पना करो ये मार्कर है, एक बड़ा है, एक मतलब ये है, एक बड़ा रहे, एक फिर ऐसे रहे, तो ऐसा ही मार्कर का त्रिभुज बनाओगे, यानी इसको उठा करके इस पर रख दोगे तो ये 4 सेंटीमीटर है, MN भी 4 सेंटीमीटर है, तो PQ MN को ढक लेगा, है ना ऐसी बात। फिर QR है 6 सेंटीमीटर, ये भी है 6 सेंटीमीटर, तो ये QR NP को ढक लेगा। PR 7 सेंटीमीटर, MP 7 सेंटीमीटर, तो PR MP को ढक लेगा। और ऐसा लगेगा एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज नहीं है, बल्कि दोनों एक ही त्रिभुज लगेगा। जैसे सबके पास हथेली है, उंगलियां एक समान होती है न जी, ऐसे मिलाओ, दूर से देखने पर देखो एक दूसरे को ढक लिया, इसका मतलब हथेली के इस पोर्शन को लोगे, इधर इस पोर्शन को लोगे, तो दोनों हथेली सर्वांगसम है, यानी हथेली की पांचों, इस हथेली की पांचों उंगलियां इस हथेली की पांचों उंगलियां को ढक रही है, कम बेसी नहीं है, नहीं ना है। इसके बाद ये वाला पोर्शन जो है इसके इस वाला पोर्शन को ढक लिया, देखो कहेंगे दोनों हथेली सर्वांगसम है, यानी पहली हथेली का सब अंग दूसरी हथेली के सब अंग के बराबर हो तो दोनों तो एक दूसरे को ढकेगा ही। तो अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो पहले त्रिभुज को दूसरे पर उठा करके रख दो या दूसरे को पहले पर उठा करके रख दो, तो ऑटोमेटिकली पहला त्रिभुज दूसरे को या दूसरा त्रिभुज पहले को ढक लेगा, कहेंगे सर्वांगसम है। तो इसमें तो इसकी 3 भुजा इसकी 3 भुजा के बराबर है ही, ऑटोमेटिकली ये कोण भी अपने आप मिल जाएगा। और ऐसी स्थिति में कोण P अगर 60 डिग्री होगा तो M भी कोण M 60 डिग्री होगा, ये 80 डिग्री होगा तो ये भी 80 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री का होगा तो ये भी 40 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब इस त्रिभुज की 3 भुजाएं एवं 3 कोण इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं एवं 3 कोण के बराबर है, तो इस त्रिभुज का 6 अंग इस त्रिभुज के 6 अंग से मिल गया। और ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे को ढक लेगा, तो कहा जाएगा सर्वांगसम है दोनों त्रिभुज, अर्थात दोनों त्रिभुज के सभी अंग समान है। समझा सर्वांगसम का अर्थ। तो सर्वांगसम होने के लिए दोनों त्रिभुज को क्या क्या शर्त चाहिए, तो शर्त 3 ठो शर्त है। पहला शर्त है पहले त्रिभुज की पहली भुजा दूसरे त्रिभुज के पहली भुजा के बराबर हो, पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा के बराबर हो, एवं पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा दूसरी त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। एक शर्त ये है। दूसरा शर्त है, मान लो इसको हम लोग मिटा दिए, सर्वांगसम का ये अर्थ तो समझ गया। तो इसके 3 शर्त होते हैं, कंडीशंस होते हैं सर्वांगसम होने के लिए। तो पहला शर्त तो पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होना चाहिए, क्रमशः बारी बारी से पहली पहली के दूसरी दूसरी के, इस ढंग से बोलेंगे। दूसरा शर्त है, मान लो ये त्रिभुज है ABC, फिर एक दूसरा त्रिभुज बनाएंगे PQR। अगर ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसमें PQ है 4 सेंटीमीटर, ये कोण मान लेते हैं 80 डिग्री है, ये कोण भी 80 डिग्री है, ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 6 सेंटीमीटर है। अब तो इतनी ही बात दिया रहेगा। अब तो इसको उठा करके इस पर रखो,
या इस त्रिभुज को उठा करके इस पर रखोगे, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह ढक लेगा, पता ही नहीं चलेगा जो दो त्रिभुज है। अर्थात ये समपाती हो जाएगा। समपाती आकृति कब कहा जाता है? जब दो तरह की आकृति एक दूसरे को आच्छादित कर ले या ढक दे, इस तरह ढक ले जो दोनों एक ही जैसा लगे, तो इसमें यही होगा। तब ये दोनों त्रिभुज का सब अंग मिल जाएगा। तीसरी भुजा का जो लंबा होगा यानी सर्वांगसम होगा, हो जाएगा। इतना ही बात पर ये जितना लंबा होगा ये भी उतना ही लंबा होगा। इसके बाद ये कोण 80 है, ये कोण 80 है। मान लो ये कोण 60 डिग्री है तो ये कोण भी 60 डिग्री होगा। ये कोण 40 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिकली 40 हो जाएगा। तो इसका अर्थ है ये हुआ भुजा, ये एंगल हो गया तो एस ए, अब फिर ये हो गया भुजा तो एस, एस ए एस। इसको कहा जाता है सर्वांग समता का एस ए एस सिद्धांत। जब है ना बीच में एंगल, बाईं ओर दाईं ओर भुजा, यानी बाईं भुजा दाईं भुजा बीच का एंगल, इसमें बाईं ओर की भुजा दाईं ओर की भुजा बीच का एंगल अगर मिल जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। एक शर्त ये है। दूसरा शर्त ये है जो दो त्रिभुज रहे और दोनों त्रिभुज में मान लो ये कोण 80 डिग्री है, ये कोण भी 80 डिग्री। इसके बाद आ जाओ, ये है मान लो 40 डिग्री, ये भी है 40 डिग्री। तो दो कोण मिल गया तो तीसरा से मिलेगा ही। लेकिन मान लो दो कोण मिल गया और ये भुजा है अगर 10 सेंटीमीटर, ये भी भुजा है 10 सेंटीमीटर पी क्यू, तो अब इसको ए बी सी को उठाकर पी क्यू आर पर रखेंगे तो इसको ढक लेगा, या त्रिभुज पी क्यू आर को ए बी सी पर रखेंगे तो पर भी ये इसको ढक लेगा, यानी दोनों एक दूसरे को ढक लेगा। इसलिए दोनों सर्वांगसम होगा। इसका एक एक अंग तब बराबर हो जाएगा। ये 10 सेंटीमीटर है लेकिन ये अगर मान लो 12 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 12 ही होगा। ये अगर 11 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 11 होगा। और बाकी ये कोण तो मिल ही गया। इस तरह दोनों त्रिभुज का 6 अंग मिल जाएगा। तो इसमें है क्या? तो इसमें ये कोण यानी किसी भी त्रिभुज के दो कोण एवं दो कोण के बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और इसके बीच की भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। इसको कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? तो देखो, पहले एंगल लिए, ऐसे एंगल, तब है भुजा, तो भुजा के लिए साइड एस, अब फिर है एंगल यानी एंगल, यानी इसका अर्थ हुआ भुजा के पीछे भी कोण, भुजा के आगे भी कोण। यानी ये भुजा जो है दो कोण के बीच की भुजा है, 40 डिग्री और 80 डिग्री के बीच की भुजा है। इसको कहेंगे सर्वांग समता का सिद्धांत। ए एस ए से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। समझ रहा है बात को? तो ये दोनों जान लेने के बाद जो है ना, ये इसको समझना अब आसान हो जाएगा। एक तीसरा भी इसका है, मतलब सर्वांग समता का तीसरा सिद्धांत समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो दो जान लिया तो तीसरा भी जान ही लो। तो समकोण त्रिभुज किस त्रिभुज को कहते हैं? ये नहीं बोलो जो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये तो सारी दुनिया जानती है। जिस त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उस त्रिभुज को भी समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लो दो कोण है, कोई त्रिभुज है, ये इसका ये कोण और ये कोण मान लेते हैं ये 50 डिग्री है, ये 40 डिग्री है और त्रिभुज ए बी सी है। तो त्रिभुज ए बी सी में किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री, इसमें 50 40 90 हो गया, तो निश्चित तौर पर 180 में से 90 घटाओगे
50 40 90, तो ये 90 डिग्री का स्वतः हो जाएगा। जी हो जाएगा। तो परिभाषा सही है। तो समकोण त्रिभुज में सर्वांग समता का जो सिद्धांत होता है, मान लो दो समकोण त्रिभुज है, ये कब होगा सर्वांगसम? तो इसके लिए इस सिद्धांत को कहा जाता है RHS। इसका अर्थ होता है, जैसे ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, मान लो PQR। एक कोण तो 90 डिग्री होना तय है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो मान लेते हैं ये 5 cm है, ये भी 5 cm है, इसके बाद ये 4 cm है, ये भी 4 cm है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इस फार्मूला पर निकालोगे तो ये 3 सेंटीमीटर निकलेगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 ये 4 चौका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटा दोगे तो लंब स्क्वायर निकलेगा। तो ये ऑटोमेटिकली ये निकल जाएगा, ये भी 5 4, ये भी 5 4, तो ये तुमको निकल जाएगा 3 cm, ये भी 3 cm निकल जाएगा। तो अगर मान लो ये आधार नहीं दे करके लंब ही दिया हुआ है, ये मान लेते हैं 3 cm है, ये भी मान लो 3 cm है, तो अब ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। क्यों होगा? आधार दोनों का बराबर हो जाएगा। 4 cm, तो तीनों भुजा बराबर हो गया। अब 90 डिग्री होगा ही। अब इसको उठा करके इस पर दोगे तो इसको ढक लेगा, या इसको उठाकर इस पर दोगे तो ढक लेगा। इस तरह दोनों त्रिभुज का 3 भुजा एवं 3 कोण बराबर हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है सर्वांग समता का RHS सिद्धांत। समझा? तो देखो वीडियो लंबा होगा, तो इसी पार्ट को पार्ट 18 में यहीं से कहानी शुरू करेंगे। तो दोनों कनेक्ट हो गया। 17 देखने का मतलब ये थ्योरम नहीं साबित हो रहा है अभी, बल्कि इसको समझने के लिए सर्वांग समता वाली बात तो लोग समझ गया ना। इसको पार्ट 18 में हम सेम थ्योरम को बतला देंगे।